हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन। हम लोगों की जो अभी करंट क्लासेस चल रही है बायोलॉजी की है, उसी को आगे देखते हैं। लोग अभी तक पढ़ रहे थे सेल वाला जो हमारा पार्ट है, कोशिका वाला। ठीक है, कोशिका की संरचना, प्रकार, विभाजन, ये कुछ बातें हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग देख चुके थे कि कोशिका क्या होती है, कोशिका का सिद्धांत क्या कहता है। कोशिका के दो प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। और इसकी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था प्लांट सेल और एनिमल सेल को विथ डायग्राम हमने एक्सप्लेनेशन देखा था उसका, और साथ ही साथ उसके अंदर उपस्थित कोशिका अंग जो कि होते हैं हमारे केंद्रक, ठीक है, जीव द्रव, उनके बारे में भी हम लोगों ने क्या किया था, पढ़ा था। तो हम लोगों ने दो क्लासिफिकेशन किए थे कि किसी भी का संरचना के बारे में अभी लोग पढ़ रहे हैं, और कोशिका संरचना के दो क्लासिफिकेशन किए थे। एक हमने कहा था कि एक तो कोशिका का बाहरी आवरण होता है जिसके अंदर आती है कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। उन दोनों को हम लोग अच्छे से एक्सप्लेनेशन देख चुके थे। अब आज हम लोग देखेंगे हमारे प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म या जिसे कहते हैं जीव द्रव, हमारी कोशिका में पाए जाने वाला संपूर्ण द्रव, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती है। तो उसके अंदर हमने पढ़ी थी कि दो तरह की चीजें, एक तो उसके अंदर केंद्रक उपस्थित होता है और दूसरा उसके अंदर ये हमारी पूरी कोशिका, कोशिका के अंदर केंद्रक, केंद्रक के अंदर जो लिक्विड पाया जाता है वो होता है केंद्रक द्रव, बाहर जो लिक्विड पाया जाता है वो कहलाता है कोशिका द्रव। इसी कोशिका द्रव में, ये कोशिका द्रव में आपके सारे क्या होते हैं, कोशिका अंग होते हैं। इसी कोशिका द्रव में आपके सारे कोशिका अंग, सेल ऑर्गेनल्स उपस्थित होते हैं। अब उन सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन से होते हैं, वो हम समझेंगे। पहले आज हम करते हैं बात किसकी, केंद्रक की, न्यूक्लियस की। ठीक है, पहले हम अंदर वाले बेसिक हिस्से को पढ़ते हैं, फिर बाहर वाले सारे कोशिका अंगों को कंप्लीट करेंगे। चलो, तो कोशिका संरचना में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे। तो हम लोग कोशिका का बाहरी आवरण मतलब कोशिका की जो भित्ति और झिल्ली है उनके बारे में पढ़ चुके थे। कोशिका व झिल्ली दोनों को हम लोग प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से समझ चुके थे कि किसकी बनी होती है। तो भित्ति बनी होती सेलुलोज, झिल्ली बनी होती है आपकी फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की, ये हम लोग समझ चुके हैं। आज आगे देखते हैं हम लोग कि केंद्रक क्या होता है। तो देखिए बेटा, केंद्रक या न्यूक्लियस की हम बात करें तो सबसे पहली बात केंद्रक से रिलेटेड आपको याद रखनी है कि केंद्रक के जो खोज करता है उनका नाम है रॉबर्ट हुक। नहीं है भाई, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक कौन है, तो रॉबर्ट हुक हम लोगों ने पढ़ा था जिन्होंने कोशिका की खोज की, पर जो हमारे केंद्रक के खोज करता है वो है हमारे रॉबर्ट ब्राउन। याद रखना 1831 में इन्होंने किसकी खोज की थी, तो इन्होंने किसकी खोज की थी, केंद्रक की खोज की थी। तो रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक में कंफ्यूजन, रॉबर्ट हुक ने हमारी जो मृत कोशिका उनकी खोज की थी, ठीक है, कॉर्क की छाल में, हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि जो केंद्रक होता है इसे क्या कहा जाता है, तो इसे ब्रेन और मैनेजर ऑफ सेल कहा जाता है। इसे ब्रेन और मैनेजर ऑफ सेल कहा जाता है। कोशिका का मस्तिष्क व मैनेजर या नियंत्रण तंत्र जो कहता है ना, नियंत्रण केंद्र, वो भी कहा जाता है, नियंत्रण केंद्र माना जाता है। ठीक है, इसे कोशिका का मेन ब्रेन या नियंत्रण केंद्र माना जाता है। किसे, अपने केंद्रक को। अब केंद्रक को ऐसा क्यों माना जाता है, वो क्या काम करता है, तो उसके बारे में हम समझ। देखो, केंद्रक की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। कैसे, तो याद रखना केंद्रक की संरचना में सबसे पहली चीज क्या होती है, तो केंद्रक की संरचना सबसे पहले होती है आपकी केंद्रक मेम्ब्रेन। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है क्या होती है, तो बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे, इस प्रकार की द्विक झिल्ली, दोहरी झिल्ली है, जिससे क्या होता है, तो जिससे पदार्थ का आवागमन होता है। आवागमन मतलब अंदर से पदार्थ बाहर और बाहर से अंदर आ पाते हैं। देखो, हमने ये बात समझी केंद्रक कहाँ है, तो केंद्रक किसके अंदर उपस्थित है, केंद्रक हमारी कोशिका के अंदर। अब कोशिका के बाहरी जो द्रव, कोशिका द्रव, उसको अंदर कुछ पदार्थ भेजना है, या कोशिका जो अंदर द्रव है केंद्रक के अंदर, केंद्रक द्रव, उससे बाहर कोई पदार्थ आने वाला है, तो उसका आवागमन कहाँ से होगा, तो यहाँ से। यहाँ पे जो मैंने आपको ऐसी दोहरी झिल्ली बनाई है,
या आप लोगों ने देखा होगा जिसमें मैंने ऐसे ऐसे ये आपको वो बनाया, ब्लॉक्स बना रही हूँ। ये जो बना रही हूँ ये क्या है, तो डबल लेयर को शो कर रहा है और डबल लेयर के साथ बीच बीच में गैप रखी है। तो वो गैप क्या करती है, तो इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, इसमें पराकेंद्रित छिद्र होते हैं जिसके द्वारा पदार्थों का क्या होता है, आवागमन होता है। तो याद रखिएगा इसमें छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र होते हैं। ये कैसी परत है, तो ये दोहरी झिल्ली युक्त परत है ना। इसी दोहरी झिल्ली के ऊपर आपकी क्या जुड़ी होती है, आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसी के ऊपर जुड़ी होती है। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहीं से निकलती है, यहीं पर ही जुड़ी रहती है। अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर भी क्या होती है, तो भाई इसके अंदर होती है केंद्रिका। केंद्रिका मतलब न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है भाई, तो न्यूक्लियोलस इसका भी सेंटर है। केंद्रक खुद किसका मेन केंद्र माना जाता है, हमारी कोशिका का। और कोशिका का भी जो केंद्र है वो क्या बनता है, तो वो बन जाता है आपका केंद्रिका। ठीक, और इस केंद्रिका के बारे में याद रखना, इस केंद्रिका की जो खोज है वो फोंटेना ने की थी, पर इसको नाम दिया था, खोज की थी फोंटेना ने, पर इसको जो नाम दिया था वो नाम दिया था बोमेन ने। ठीक है, खोज की थी फोंटाना ने, नाम दिया था बोमेन ने। खोज जो की थी वो की थी सन 1781 में और नाम दिया था 1840 में। और ये जो केंद्रिका है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके अंदर एक तरह का लिक्विड भरा होता है और यहाँ पर ऐसे जालनुमा धागेनुमा संरचना होती है। एक लिक्विड भरा होता है, एक से धागेनुमा संरचना होती है। लिक्विड भरा होता है वो तो हमें पता है क्या कहलाता है, केंद्रक द्रव कहलाता है। केंद्रक द्रव जिसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये जो जालनुमा संरचना है ना बेटा, ये क्या कहलाती है, तो ये हमारी बन जाती है क्रोमेटिन जाल। क्या बन जाती है, तो ये बन जाती है हमारी क्रोमेटिन जाल। क्रोमेटिन जाल। और ये क्या है, तो ये है हमारी अंतः प्रद्रवी जालिका। अंतः प्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER कहते हैं जिसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखो ये मैंने जो आपको संरचना बताई है केंद्रक की, उसमें आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि केंद्रक के कुल कितने हिस्से होते हैं। एक तो केंद्रक झिल्ली होती है जो दोहरी झिल्ली होती है जिसके अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसके द्वारा अंदर का पदार्थ बाहर से, बाहर का पदार्थ अंदर से आना जाना कर सकता है। ठीक है, जरूरत के समय। तो याद रखिएगा आवागमन का काम करवाती है। दूसरा आपके पास क्या होता है, तो दूसरा आपके पास होता है केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव क्या है, तो हमारे केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला एक लिक्विड है, न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसके अंदर क्या है, तो इसमें केंद्रिका व क्रोमेटिन जाल उपस्थित होता है। क्रोमेटिन जाल उपस्थित होता है, मतलब इसमें दो चीजें, एक तो इसमें केंद्रिका और दूसरा क्रोमेटिन जाल। ठीक है, मतलब तीसरा जो हमारा कंपोनेंट है वो क्या है, तो वो है हमारा केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। केंद्रिका न्यूक्लियोलस। ये जो केंद्रिका होती है इसकी खोजकर्ता के बारे में आपको बता चुकी हूँ। हाँ, इस केंद्रिका का मेन काम क्या है, तो इस केंद्रिका के बारे में आप ध्यान रखेंगे। देखो उसकी खोजकर्ता हमने देख लिया फोंटाना, नाम दिया है बोमेन ने। ये क्या करती है, तो इसके दो काम होते हैं। एक तो ये क्या करती है, तो कोशिका विभाजन में सहायता करती है। ठीक है, कैसे करती है वो आपको पता चल जाएगा। प्रोटीन बनाने वाला जो चीज रहता है RNA, ठीक है, इसे RNA का भंडार गृह भी कहा जाता है। मतलब इसके अंदर क्या होते हैं, RNA होते हैं। तो इसके अंदर RNA और RNA प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं इसे RNA का क्या करें, भंडार गृह भी पाया जाता है। तो याद रखेंगे ये क्या करती है, तो ये कोशिका विभाजन में एक तो हेल्प करेगा। ठीक, क्योंकि हमारे कोशिका का मेन काम ही क्या, हमने लिखा था ये बात कोशिका सिद्धांत में कि जिस विधि के द्वारा कोशिका विभाजन होता है उसमें केंद्रक क्या निभाता है, मुख्य भूमिका निभाता है बेटा। क्योंकि पहले केंद्रक विभाजित होता है, उसके बाद में पूरी कोशिका विभाजित होगी। एक बार केंद्रक विभाजित हो गया फिर कोई टेंशन नहीं, कोशिका आराम से विभाजित हो जाएगी। मतलब केंद्रक मुख्य भूमिका निभाएगा अगर हमें क्या करना है, कोशिका विभाजन। तो याद रखिएगा, एक तो ये क्या कर रहा है, तो एक तो ये हमारे कोशिका विभाजन का मेन काम कर रहा है और दूसरा RNA का इसे क्या माना जाता है, भंडार गृह माना जाता है, राइबोसोमल RNA का। अब इसके अंदर अगली चीज क्या है, अब देखो कोशिका विभाजन हो कैसे रहा है,
इसकी पूरी तो एक डिटेल क्लास हम लोग पढ़ेंगे, पूरा सेल डिवीजन कैसे होता है, तो उसके बारे में अभी लोड नहीं लेना। चलो उसमें पूरा केंद्र के उसमें मेन हिस्सा निभाता है। ठीक, अब अगली चीज क्या है, तो अगली चीज हमारे क्रोमेटिन जाल। अब क्रोमेटिन जाल क्या होते हैं बेटा, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, यही तो हमारे कोशिका विभाजन की मेन कड़ी है। ये क्या होते हैं क्रोमेटिन जाल, तो जो हमारे क्रोमेटिन नेटवर्क होते हैं, क्रोमेटिन नेटवर्क, इसमें एक खास बात हमें ध्यान रखनी है, कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय संघनित होकर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम या जिसे अति हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, का निर्माण करते हैं, अपने आप को किसमें बदल लेते हैं, गुणसूत्र में बदल लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, हमारा जो केंद्रक होता है वो इन 4 चीजों से मिलकर बना है। ठीक, बहुत अच्छे से मैंने आपको ये चारों चीजें सिखा दी कि झिल्ली है, दोहरी झिल्ली, पदार्थ का आवागमन, एक तरह का द्रव भरा हुआ है, उस द्रव के अंदर ही आपकी केंद्रिका और क्रोमेटिन जाल है। केंद्रिका क्या है, तो भाई केंद्रिका के अंदर पदार्थ समाहित होते हैं, आरएनए वगैरह का भंडारण करके रखती है, और भी दूसरे जो खनिज लवण है उनका भंडारण करती है, और ये विभाजन में मेन भूमिका निभाएगी। क्यों, क्योंकि ये किसमें हेल्प करेगी, तो ये हेल्प करेगी प्रोटीन को बनाने में, जिसके द्वारा आपके जो क्रोमेटिन जाल है वो किसमें संघनित होंगे, गुणसूत्र, क्रोमोसोम में अपने आप को कन्वर्ट कर पाएंगे बेटा। और जो क्रोमोसोम होते हैं वो हमारी मेन आनुवंशिक इकाई है। तो अब हम थोड़ी सी डिटेल समझेंगे कि क्रोमोसोम की, तो आई होप इतनी बात क्लियर होगी सबको। केंद्रक हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, केंद्रक को ही पूरा आज डिटेल करेंगे। तो ये केंद्रक के अंदर के 4 भाग थे, अब हम क्रोमेटिन जाल को डिटेल करते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, तो अभी हमने बात की कि क्या होता है हमारा क्रोमेटिन जाल। जब हमारा क्या हुआ, कोशिका विभाजन हुआ, कोशिका विभाजन जैसे होने लगेगा, वैसे तो ये क्रोमेटिन जाल के रूप में रहता है, जैसे ही सेल डिवीजन परफॉर्म होगा तो ये जो क्रोमेटिन जाल है ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिन्हें कहते हैं गुण। चलो भाई, तो अब ये गुणसूत्र क्या है इसके बारे में समझना स्टार्ट करते हैं। तो याद रखेंगे गुणसूत्र क्या है, तो ये हमारे आनुवंशिकता की मेन क्या है, इकाई है। ठीक है, हम इन्हें क्या कहते हैं, तो ये हमारे आनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। अगली बात इससे आपको याद रखनी है, डीएनए वह हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं, डीएनए वह हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। और अभी मैंने आपको कहा है कि प्रोटीन का बनाने का काम आरएनए का होता है, राइबोसोमल आरएनए का, और वो राइबोसोमल आरएनए का भंडार ग्रह होता है आपकी केंद्रिका। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि वो कोशिका विभाजन में मेन भूमिका निभाएगा, क्योंकि केंद्रिका जब प्रोटीन बनाएगा तब जाके आपके जो गुणसूत्र, जो क्रोमेटिन जाल है, वो कन्वर्ट हो पाएंगे क्रोमोसोम में, और जब वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएंगे तब जाके तो क्या होगा, है ना, तब जाके आपका उसके अंदर ही तो है डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, तो वो कन्वर्ट ही कब हो पाएंगे, जब आपके पास हिस्टोन प्रोटीन होगा। ठीक, तो प्रोटीन के निर्माण के लिए हमें उसकी जरूरत होती है, तो याद रखना डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के बना होता है, के बने होते हैं आपके गुणसूत्र। ठीक, और जो गुणसूत्र होते हैं याद रखें सभी यूकैरियोटिक कोशिका में एक निश्चित संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं, निश्चित संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। जितनी भी हमारी यूकैरियोटिक कोशिका उसमें एक फिक्स्ड अमाउंट में क्रोमोसोम। तो देखो क्रोमोसोम क्या है भाई, तो हमने कहा ये हमारे आनुवंशिक लक्षण के वाहक है। वाहक मतलब तुम समझ लो ये एक व्हीकल है जो हमारे जेनेटिक कैरेक्टर को एक पीढ़ी से कहां लेकर जाएंगे, दूसरी पीढ़ी पर। याद रखना इस क्रोमोसोम के अंदर हमें पहले ही पता है क्या है, डीएनए। ठीक, तो ये तो क्या है, ये गाड़ी है, ये वो बॉक्स है जिसके अंदर वो आनुवंशिक लक्षण स्टोर है। ठीक है, वो कैरेक्टरिस्टिक स्टोर। हमने कहा जो माता पिता हैं उससे संतान की जब उत्पत्ति होती है तो संतानों के जो गुण है
वो माता पिता के गुणों के क्या कहते हैं मैचिंग रहते हैं, आंख, नाक, कान, लंबाई, भौतिक, मनोवैज्ञानिक दोनों स्थिति। ठीक है, अगर माता पिता को कोई रोग है तो वो रोग भी आ जाएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं आनुवांशिक रोग, है ना। तो वो गुण सूत्रों के चेंज होने के कारण होते हैं। तो गुण सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमारे पास एक पूरा चैप्टर है जिसमें हमें पढ़ना आनुवांशिक रोग क्या होता है। तो बहुत अच्छे से इसको समझिएगा ताकि आगे की कोई भी दिक्कत हमें उत्पन्न ना हो, हम बिल्कुल इसको धीरे धीरे समझते। तो देखो, हमने कहा क्रोमोसोम क्या है, वो गाड़ी है जिसके अंदर आनुवंशिक लक्षण बैठे हैं। ठीक है, क्रोमोसोम ट्रांसफर हुए माता पिता से बच्चों में। अब क्रोमोसोम के अंदर था डीएनए, क्योंकि क्रोमोसोम किससे मिलकर बने, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। उस डीएनए के अंदर वो लक्षण है ना, वो लक्षण स्टोर है। और उस डीएनए के अंदर भी वो लक्षण स्टोर कहाँ है, तो वो लक्षण जहाँ पे स्टोर है, वो जेनेटिक कोड जहाँ पे स्टोर है, उनको कहा जाता है जीन। क्या कहते हैं बेटा, जीन। बोलते हैं ना जीन ट्रांसफर हो रहे थे ना, तुम्हें तो तुम्हारे पापा के जीन से, तुम्हारी मम्मी के जीन से, इसलिए तुम ऐसी हरकतें करती हो। ये वो वाले जीन्स नहीं, हाँ जीन्स पहनने वाली ये जीन जो है ये क्या है, तो ये हमारे आनुवंशिक लक्षण को एक्चुअल में एक पीढ़ी से कहा ले जाती है दूसरी पीढ़ी, मतलब वो जेनेटिक कोड जो ट्रांसफर हो रहा है वो क्या है, जीन है। तो देखो वो गाड़ी जिसके अंदर आनुवंशिक लक्षण बैठ के जाएंगे माता पिता से संतानों, वो गाड़ी क्या हो गई आपके गुणसूत्र। गुणसूत्र जब ट्रांसफर हुए तो उसके अंदर से डीएनए एक पीढ़ी से लक्षण को किसमें लेकर गया, दूसरी पीढ़ी में, है ना। मतलब गुणसूत्र के अंदर था डीएनए वो बॉक्स, और उस बॉक्स के अंदर भी जहां पे वो जेनेटिक कोड रखा हुआ है, एक्चुअल जो जेनेटिक कोड है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका जीन। तो इस तरह से तीनों एक दूसरे की इकाई है। क्रोमोसोम मिलकर बनेंगे डीएनए से, और डीएनए का जो आपकी क्रियात्मक इकाई है, डीएनए की जो क्रियात्मक इकाई मानी जाती है, जो एक्चुअल में लक्षण होते हैं जो ट्रांसफर हो रहे, वो क्या मानी जाती है, जीन मानी जाती है। तो कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो बिल्कुल क्लेरिफाई रहिएगा कि ये एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, हमने कहा सभी यूकेरियोटिक कोशिका में एक निश्चित संख्या में क्या होते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो जरा इस बात पे हम गौर कर लेंगे, हम मनुष्यों के ऊपर गौर करेंगे ना, हम ह्यूमंस के ऊपर गौर करेंगे कि ह्यूमंस में कितने होते हैं। आप कह रहे हैं एक निश्चित संख्या में, तो जो ह्यूमंस में होते हैं वो होते हैं 2n इजिकल्स टू 46 गुणसूत्र। 2n इजिकल्स टू 46 गुणसूत्र होते हैं। क्या इसका क्या मतलब है, तो n इजिकल्स टू 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे मनुष्यों में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, और ये 23 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं ये सही स्थान पे एक दूसरे के साथ बैठे हुए होने चाहिए, क्योंकि हर पेयर हमारे शरीर में एक इंडिविजुअल चीज का निर्माण कर रहा है। जब माता पिता से गुणसूत्र हमें ट्रांसफर होते हैं, तो हर जोड़ा जो हर पेयर होता है गुणसूत्र का, वो हमारे शरीर में किसी एक चीज का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है ना। तो इसीलिए गुणसूत्र क्या होने चाहिए, बिल्कुल सही स्थिति में सही जगह पर होने चाहिए। जैसे 23 पेड़ जोड़े हैं वैसे ही होने चाहिए। इन गुणसूत्रों की संरचना कैसी होती है, तो कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। बीच में होता है आपका सेंट्रोमियर, बीच में क्या होता है आपका सेंट्रोमियर होता है। ये यहाँ पे ऐसे धागे नुमा संरचना होती है, ये आपके क्रोमेटिन होते हैं ना, मतलब जिसके अंदर क्या है, डीएनए, और इन डीएनए के ऊपर जुड़े हुए ऐसा रहता है हिस्टोन प्रोटीन, मतलब जिन्हें हम क्या कहते हैं, जीन। तो ये ऐसे आपके डीएनए होते हैं यहाँ पे। ये जो दो जोड़े हैं ये कहलाती है क्रोमेटिड सिस्टर। क्या कहलाती है, क्रोमेटिड सिस्टर। ठीक है, याद रखना ये जो गुणसूत्र है इसकी संरचना इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, क्योंकि जब मैं आपको कोशिका विभाजन पढ़ाऊंगी तब आप देखेंगे कि बीच से गुणसूत्र टूट गया और एक दूसरे से अलग हुआ, और दो अलग अलग केंद्र का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। तो कैसे वो हो रहा है, कैसे आपका आनुवंशिक पदार्थ चेंज हो रहा है, वो सारी कहानी हम वहां पे पढ़ेंगे। इसलिए गुणसूत्र को तो बिल्कुल ध्यान से समझना। तो गुणसूत्र आनुवंशिक लक्षण के वाहक, वाहक मतलब गाड़ी है जो लक्षण को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएंगे। किससे बने होते हैं, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। तब गुणसूत्र के अंदर डीएनए और डीएनए का क्रियात्मक खंड होता है जीन। तीनों एक दूसरे के अंतर्गत है। अगली बात हमें याद रखनी, एक निश्चित संख्या होती है, इनकी कितनी होती है, तो हमारे शरीर में जो टोटल गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं, 23 जोड़े। ठीक है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब आगे की कहानी देखिए, अगर 23 जोड़े हैं तो मनुष्य में गुणसूत्र के कितने प्रकार हो जाएंगे, तो मनुष्य में इन 23 जोड़ों के आधार पर, हाँ, गुणसूत्र की संरचना देख लेना भाई, ऐसे दो क्रोमेटिड सिस्टर होते हैं, दो हिस्से होते हैं, उन दोनों को जोड़ने वाला होता है सेंट्रोमियर। ठीक है, ये जो नीचे होता है ये क्रोमेटिन कहलाता है, जिसमें डीएनए होता है, डीएनए से जुड़े हुए हिस्टोन प्रोटीन या जीन उपस्थित होते हैं। अब अगर हम बात करें कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है या गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हमारे ऑटोसोमल क्रोमोसोम, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही ऑटोसोम कहा जाता है, ऑटोसोम।
और एक होते हैं हमारे एलोसोमल क्रोमोसोम, एलोसोमल क्रोमोसोम। एलोसोमल क्रोमोसोम। हाँ भाई, ऑटोसोमल क्या होते हैं? तो ऑटोसोमल याद रखिएगा 22 जोड़े गुणसूत्र, 22 जोड़े गुणसूत्र जो महिला व पुरुष में, महिला व पुरुष में समान होते हैं। 22 जोड़े गुणसूत्र जो महिला और पुरुष में क्या होते हैं बेटा? समान। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम फीमेल दोनों में बिल्कुल सेम होते हैं, और ये 23 जोड़े अपने ही स्थान पे होना चाहिए, जैसे हैं वैसे ही होने चाहिए। अगर इनमें थोड़ा सा भी परिवर्तन आएगा तो याद रखना आनुवंशिक रोग हो जाते, जेनेटिक डिसीज हो जाती है, इसलिए क्रोमोसोमल में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। और एलोसोमल क्रोमोसोम क्या होते हैं? तो एक जोड़ा गुणसूत्र, एक जोड़ा गुणसूत्र जो महिला व पुरुष में भिन्न होता है। वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम विच आर डिफरेंट इन द मेल एंड फीमेल। एक जोड़ा गुणसूत्र जो मेल और पुरुष, महिला और पुरुष में क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक, कैसे? तो भाई एक जोड़ा जो रहता है वो महिला में क्या होता है? एक्स एक्स, और पुरुष में पाया जाता है एक्स वाई। ठीक है, ये हम लोगों ने सबने कभी ना कभी इसको देखा है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। वैसे तो सब कुछ सेम है, 22 जोड़े सेम है, पर एक जोड़ा अलग रखा गया है, जिससे क्या हो सके, जब आने वाले बच्चे का जेंडर डिसाइड हो सके, है ना। लक्षण को तो ये लेकर जाएगा ही जाएगा, साथ में जेंडर डिसाइड हो सके, इसलिए एक जोड़ा जो गुणसूत्र है वो क्या होता है? दोनों में अलग अलग होते हैं। याद रखना, अगर महिला का एक्स और पुरुष का एक्स ये दोनों मिले तो कौन सा चाइल्ड होगा? इसको हम कहते हैं गर्ल चाइल्ड होगा। ठीक है, एक्स और एक्स, और एक्स और वाई अगर मिले तो कौन सा चाइल्ड होगा? तो होगा बॉय चाइल्ड। तो यहां से एक चीज और क्लियर कर लेना, आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं कि भाई सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम किनके पास होते हैं? लिंग निर्धारण गुणसूत्र किनके पास होते हैं? तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम होते हैं वो केवल और केवल पुरुषों के पास होते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम, लिंग निर्धारण गुणसूत्र, लिंग निर्धारण गुणसूत्र केवल और केवल पुरुषों के पास होते हैं। मतलब बच्चों का लिंग क्या होगा, जेंडर क्या होगा, ये पुरुष के गुणसूत्र ही डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि महिला के पास तो दोनों सेम एक्स और एक्स है। इसीलिए कभी कोई अगर ऐसा बोले कि नहीं तुम हमें पोता नहीं दे पा रही हो, तो उसका जो आंसर है वो ये है कि उसमें हमारा कोई हाथ है ही नहीं। जो क्रोमोसोम है वो एक्चुअली किसके पास है? पुरुषों के पास है। जिसने पढ़ाई लिखाई की है, बायो पढ़ा है, उनको ये बात पता होनी चाहिए कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, आने वाले बच्चे का, संतान का जेंडर क्या होगा, कि केवल और केवल एक पुरुष के, है ना, मतलब उसके जो फादर है उसके गुणसूत्र निर्भर करेंगे, महिला के गुणसूत्र यहाँ पे निर्भर नहीं होते, क्योंकि महिला के पास तो दोनों ही क्या है? सेम, है ना। तो इन दोनों गुणसूत्रों को याद रखिएगा, आगे इनका भी बहुत काम आएगा, जिसमें हम पढ़ेंगे आनुवंशिक रोग तब। तो ठीक, यहाँ तक आई होप सबको क्लियर होगा कि मनुष्यों में जो गुणसूत्र दो तरह के होते हैं, ऑटोसोमल और एलोसोमल। बाकी हर जीव में अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कि हमने पढ़ा है कि मेंडल ने मटर के पौधे पर क्या किया था? प्रयोग किया था। तो पौधों में सबसे जो कम गुणसूत्र होते हैं वो किसमें होते हैं? मटर के पौधे में। कितने होते हैं? तो 7 जोड़े, 7 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, है ना। ऐसे अगर मैं बात करूं चिंपांजी, तो चिंपांजी में 24 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। चिंपांजी में कितने होते हैं? तो 24 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। ऐसे हर जीव में क्या होता है? अलग अलग जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। हम यहाँ पे किसका देखा है? मनुष्यों का देखा। ठीक, तो आई होप इतनी चीज क्या होगी, सभी को क्लियर होगी। एक बार देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, गुणसूत्र हमने समझ लिया, पर गुणसूत्र खुद किससे मिलकर बना है? तो भाई गुणसूत्र मिलकर बना है किससे? डीएनए से। तो हम डीएनए को भी यही समझेंगे, जिसे हम कहते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल जिसे कहा जाता है। ठीक, तो इसे भी हम यहीं पर ही क्या करेंगे? समझेंगे। तो क्या होता है आपका डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल? तो याद रखेंगे यह न्यूक्लियोटाइड बहुलक है। किसका बहुलक होता है? तो यह न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है।
जो कितने, तो याद रखना ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर द्विक कुंडलित संरचना से बना होता है। द्विक कुंडलित संरचना मतलब न्यूक्लियोटाइड की दो चेन होती है, रचना से बना होता है, न्यूक्लियोटाइड द्विक होती है इसकी डबल हेक्सागन। तब ये कुछ इस प्रकार से जो आकार है किसका है, तो ये आकार है किसका बेटा, कुंडलित संरचना। डीएनए के अंदर ये जो दोनों चेन है, ठीक है, ये जो डबल हेक्सल चेन है आपके नाइट्रोजन क्षार से, नाइट्रोजन बेस से जुड़े, और वो नाइट्रोजन बेस होते हैं आपके कौन कौन से, तो एडेनिन, डबल बॉन्ड थाइनिन और सी और जी, ट्रिपल बॉन्ड ऐसे जुड़े होते हैं। अभी मैं समझा रही हूँ ये क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। क्या होते हैं ये बिल्कुल अच्छे से अभी मैं समझा रही हूँ। पहली बात तो ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, मतलब न्यूक्लियोटाइड की दो श्रृंखला ऐसे जब ऐसे ऐसे करके जुड़ती है, ठीक है, तो किसका निर्माण करती है, तो हमने लिखा है किसका निर्माण करती है, डीएनए का निर्माण करती है। डीएनए फिर किसका निर्माण करते हैं, तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, मतलब डीएनए आपके एक गुणसूत्र का क्या है, एक भाग है। इसकी संरचना कैसी है, तो इसकी द्विकुंडलित संरचना है। इसकी जो खोज हुई थी वो खोज की थी जोहन फेडरिक मिशन ने 1869 में, जोहन फेडरिक मिशन ने की थी 1869 में, ठीक है, पर इसका जो मॉडल दिया था वो दिया था 1953 में। पूछा जाता है बेटा किसने दिया था, तो याद रखना वॉटसन, वॉटसन व क्रिक ने मॉडल इसका क्या किया, प्रस्तुत किया, मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक, इसकी संरचना के बारे में अगर मैं आपको समझाऊं तो याद रखना ये शुगर फॉस्फेट की श्रृंखला होती है। ये जो श्रृंखला है ये न्यूक्लियोटाइड की है, पर इसमें जो बनी होती है, ठीक, इसकी बनी होती है शुगर फॉस्फेट। और जो शुगर यहाँ पे यूज होती है, जो शर्करा यहाँ पे डीएनए में यूज होती है, उस शर्करा को हम कहते हैं डीऑक्सी शुगर। डीऑक्सी शुगर यूज की जाती है, ठीक है, डीऑक्सी राइबो शुगर इसमें इस्तेमाल होती है, और आरएनए में होती है राइबो शर्करा। तो डीऑक्सी राइबो शुगर यहाँ पे यूज होती है, और जो फॉस्फेट यहाँ पे यूज होता है वो होता है आपका फॉस्फोरिक अम्ल। तो याद रखना है जो न्यूक्लियोटाइड की दो चेन है वो चेन बनी होती है शुगर फॉस्फेट की, और जो शुगर होती है डीएनए में जिसका नाम जिसके ऊपर ही रखा गया है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, तो कौन सी होती है, डीऑक्सी राइबो शर्करा इसमें उपस्थित होती है। और जो फॉस्फेट होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है आपका फॉस्फोरिक अम्ल। फॉस्फोरिक अम्ल ये जो बीच में जिससे ये जुड़े हैं, जिसको ये दोनों श्रृंखला को जोड़ के रख रहे हैं, ये कहलाते हैं आपके नाइट्रोजन क्षार। क्या कहलाते हैं, तो नाइट्रोजन बेस कहलाते हैं, नाइट्रोजन क्षार कहलाते हैं। और ये जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं, ए का मतलब होता है एडेनिन, टी का मतलब होता है थाइमीन, सी का मतलब होता है साइटोसिन, और जी का मतलब होता है ग्वानिन। ये एडेनिन और थाइमीन के बीच में डबल बॉन्ड है, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में कितना है, तो ट्रिपल बॉन्ड है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो याद रखना इसकी संरचना की जो बात करें तो डबल हेक्सल मॉडल जो इसका प्रस्तुत किया था वॉटसन और क्रिक ने किया था, इसमें दो न्यूक्लियोटाइड की चेन ऐसे 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 जुड़ी है जिगजैग फॉर्म में। जो न्यूक्लियोटाइड की चेन है वो बनी होती है शुगर फॉस्फेट की, और जो शुगर उसमें इस्तेमाल होती है वो कहलाती है आपकी डीऑक्सी राइबो शुगर शर्करा, और जो उसके अंदर फॉस्फेट होता है वो फॉस्फोरिक अम्ल होता है, और बीच में जो उस चेन को जोड़ के रखते हैं वो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। वो नाइट्रोजनी क्षार आपके होते हैं एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन और ग्वानिन। एडेनिन और थाइमीन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो इस तरह से इसकी पूरी संरचना होती है ना। मैंने वेल स्ट्रक्चर इसका डायग्राम क्या कर दिया है, बना दिया। अब अगली बात इसमें इसका कार्य क्या होता है, तो याद रखना यह आनुवांशिक लक्षणों को माता पिता से संतान में पहुंचाने का कार्य करते हैं।
डीएनए क्या करता है, तो भाई क्रोमोसोम लेकर गया, ट्रांसफर हुआ डीएनए, और डीएनए के अंदर भी जो लक्षण है वो किसमें है, तो बार बार कह रही हूँ, जो जीन है वो क्या है, तो जीन जो है वो क्या है, तो डीएनए का क्रियात्मक खंड है ना। जीन जो है वो क्या है, तो क्रियात्मक खंड है किसका, डीएनए का। मतलब एक्चुअल जो लक्षण ट्रांसफर हो रहे हैं वो है ही क्या, तो वो आपका जेनेटिक कोड या जीन के फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं, ठीक है, जो ट्रांसफर होंगे। अब याद रखना ये केंद्रक के अतिरिक्त, केंद्रक के अतिरिक्त इसका कुछ भाग माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया वह हरित लवक में भी उपस्थित होता है, में भी उपस्थित होता है। तो केंद्रक के अतिरिक्त इसका कुछ भाग माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक में भी उपस्थित होता है। ये कुछ बातें आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से डीएनए क्या करनी, याद रखनी। डीएनए क्या होता है, तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। इसकी संरचना कैसी होती है, तो द्विकुंडलित डबल हेक्सेल स्ट्रक्चर होता है। इस मॉडल को प्रस्तुत करने वाले आपके कौन है, तो वॉटसन और क्रिक है। ये करता क्या है, तो ये आनुवांशिक लक्षण को माता पिता से संतानों में पहुंचाता है, ठीक है। जो एक्चुअल मतलब क्रोमोसोम से जो ट्रांसफर है वो क्या आपका डीएनए, और डीएनए के अंदर भी जो लक्षण है वो किसमें है, तो वो जीन में है, ठीक। इसके अलावा इसका काम क्या होता है, तो ये केंद्रक के अतिरिक्त इसका कुछ भाग, याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक के पास भी स्वयं के क्या होते हैं, डीएनए होते हैं, ठीक। तो इस चीजों को याद रखना, और पूरी अच्छे से इसकी संरचना भी हम लोगों ने देख ली। तो आई होप आप लोगों को इतनी बातें क्या होगी, क्लियर होगी। चलो, अब डीएनए के जैसे ही एक और होता है आरएनए, उसको भी हम समझ लेते हैं। देखो जीन को मैं आपको बता चुकी हूँ, जीन क्या होता है, तो वो जो जेनेटिक कोड एक्चुअल में ट्रांसफर होगा वो क्या है, आपका जीन, ठीक है। तो याद रखना वो जो आनुवंशिक लक्षण एक माता पिता से किस में जा रहे, संतान में, वो आपके जीन होते हैं, जेनेटिक कोड जो किसके अंदर निहित होते हैं, तो आपके डीएनए में। और डीएनए किसको किसके अंदर होता है, तो वो खुद होता है किसके अंदर, क्रोमोसोम में, ठीक है। तो जीन में तो इससे ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। अगला हम देखें आरएनए। तो आरएनए को भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो आरएनए क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक एसिड इसे कहते हैं, ठीक। याद रखना ये डबल हेक्सेल नहीं होती, इसकी स्ट्रक्चर होती है सिंगल हेक्सेल स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे क्या क्या अंतर है स्ट्रक्चर में, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। हाँ, स्ट्रक्चर में क्या अंतर है, तो यहाँ पे होता है ए डबल बॉन्ड टी, टी ट्रिपल बॉन्ड जी, टी की जगह यहाँ पे होता है यू, क्या होता है यू, ए डबल बॉन्ड यू, टी, ए डबल बॉन्ड। अब ये क्या है, तो भाई याद रखना ये भी बनी होती शुगर फॉस्फेट की। शुगर जो यहाँ पर यूज होती है वो होती है आपकी राइबो शर्करा। कौन सी शर्करा होती है, राइबो शर्करा। तो सबसे पहला तो डीएनए आरएनए में यही अंतर है कि वहां पे जो शुगर होती है वो होती है डीऑक्सीराइबो, और यहाँ पे होती है कौन सी, राइबो शर्करा। दूसरी चीज यहाँ पे फॉस्फेट तो सेम होता है, कौन सा होता है, फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल होता है। अगली चीज यहाँ पे चेंज आ रहा है, थाइमिन की जगह यहाँ पे क्या होता है, तो थाइमिन की जगह यहाँ पे नाइट्रोजन क्षार में होता है यूरेसिल। क्या होता है, तो यूरेसिल होता है, थाइमिन नहीं होता है, यूरेसिल होता है। ये भी एक प्रकार का क्या है, तो नाइट्रोजन क्षार ही है। तो याद रखना थाइमिन की जगह पर कौन सा नाइट्रोजन क्षार होता है आरएनए में, तो कौन सा होता है, यूरेसिल होता है, ठीक। अब ये क्या करते हैं, तो याद रखेंगे यह एक गैर आनुवांशिक पदार्थ है, गैर आनुवांशिक पदार्थ। देखो बाकी सारी चीजें ठीक है, ये भी किसका, तो ये भी न्यूक्लियोटाइड का क्या है, बहुलक है। ये क्या है, तो ये एक प्रकार का, इसमें भी एक ये कैसा है, तो सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, सिंगल हेलिक्स, एकल कुंडलित इसका स्ट्रक्चर है। ये एक गैर आनुवंशिक पदार्थ है, मतलब ये क्या करेगा, तो यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। इसका मेन काम क्या है, तो इसका मेन काम है हमारी बॉडी में प्रोटीन का निर्माण करना। याद रखना हमारी बॉडी में टोटल 22 प्रोटीन की जरूरत होती है। 22 में से जो 12 प्रोटीन होते हैं वो हमारा शरीर खुद बना लेता है आरएनए की सहायता से, पर 10 प्रोटीन हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। वो जो आरएनए की सहायता से बना पा रहा है, ठीक है, वो जो प्रोटीन है उसमें से कितने, तो 12 प्रोटीन हमें बनाने पड़ते हैं। तो प्रोटीन संश्लेषण में क्या करता है, सहायता करता है।
अगली बात यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना, आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, मतलब इसका आनुवंशिक चीजों से कोई लेना देना नहीं। इसका अधिकांश भाग जो किसमें बिखरा होता है, तो इसका अधिकांश भाग कोशिका द्रव में बिखरा होता है, कोशिका द्रव में बिखरा होता है। वह कुछ केंद्रक में भी होता है, ठीक है, थोड़ा सा पार्ट इसका केंद्रक में भी उपस्थित होता है। तो वैसे तो इसका अधिकांश पार्ट कहाँ पे बिखरा होता है, कोशिका द्रव में, और कुछ कहाँ पे होता है, तो केंद्रक में भी बिखरा होता है। अगली बात याद रखना, ये 3 प्रकार के होते हैं, आरएनए, जिन्हें कहते हैं हम राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए ये क्या करते हैं, तो भाई ये प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, प्रोटीन के निर्माण का काम करते हैं। एक होता है टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, है ना। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, तो प्रोटीन के लिए अमीनो अम्ल को लाने का काम करते हैं। प्रोटीन किससे मिलकर बनेगा, अमीनो अम्ल से। जब अमीनो अम्ल के कितने अणु, तो अमीनो अम्ल के 20 अणु मिलते हैं, तब जाके प्रोटीन बनता है, एक अणु बनता है ना। तो अमीनो अम्ल को लाने का क्या कौन काम करेगा, टीआरएनए का। और एक होता है एमआरएनए, मैसेंजर या संदेशवाहक आरएनए इसे कहते हैं। ये क्या करता है, तो ये संदेश पहुंचाता है कि कितना हमें चाहिए, केंद्रिका के पास अंदर जो केंद्रिका है उसको संदेश पहुंचाता है, पहुंचाने का कार्य करता है कि कितने प्रोटीन की आवश्यकता है, कितने प्रोटीन की आवश्यकता है। तो एक बात यहाँ पे हमें ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि आरएनए डीएनए भले ही नाम एक जैसे थोड़े राइम करते हो, पर काम उनके बिल्कुल भी एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। आरएनए का काम बिल्कुल ही अलग है, वो एक गैर आनुवंशिक पदार्थ है जिसका मेन काम होता है हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण, ठीक। तो इनमें बहुत बड़ा अंतर है, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। तो आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है केंद्रक क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमें याद रखना है कि केंद्रक के खोजकर्ता कौन है भाई, तो कौन है, रॉबर्ट ब्राउन। कब की थी, 1831 में की थी। इसे कोशिका का मस्तिष्क, मैनेजर या नियंत्रण केंद्र माना जाता है। केंद्रक जो होता है उसके क्या कौन कौन से अंग है, तो विद डायग्राम हम लोगों ने देखा है कौन कौन से अंग होते हैं, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव, केंद्रिका, और एक होता है क्रोमेटिन जाल। क्रोमेटिन जाल जब संगठित होगा तो क्या बनेगा, क्रोमोसोम, गुणसूत्र। अब क्रोमोसोम क्या होता है वो हमने देखा। तो क्रोमोसोम क्या होते हैं, तो ये आनुवंशिक लक्षणों के वाहन होते हैं जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और ये सभी यूकेरियोटिक कोशिका में अलग होते हैं। तो हमारे शरीर में कितने होते हैं, 23 जोड़े। 23 जोड़ों में से 22 जोड़े महिला और पुरुष में जो समान वाले होते हैं वो कहलाते हैं ऑटोसोमल, और जो अलग होते हैं वो कहलाते हैं एलोसोमल, एक, ठीक है। और उससे बच्चे का क्या डिसाइड होता है, जेंडर डिसाइड होता है। ये हम लोगों ने, है ना, इसकी संरचना याद रखना आप लोग, गुणसूत्र की संरचना। अगली चीज हम लोगों ने समझी कि ठीक है, अगर गुणसूत्र डीएनए से बने तो एक चर्चा डीएनए के ऊपर भी कर लेते हैं। तो डीएनए के बारे में हम लोगों ने सारी बातें समझी कि इसकी संरचना कैसी होती है, इसका कार्य क्या होता है। ये आनुवंशिक लक्षण को माता पिता से कहाँ पहुंचाता है, संतानों में। और जो एक्चुअल लक्षण या जेनेटिक कोड होता है वो किसमें होता है, जीन में। और लास्ट होता है आरएनए, जो हमारे शरीर में प्रोटीन के निर्माण का क्या करता है, कार्य करता है, ठीक। तो आई होप इतनी बेसिक बात सभी को क्या होगी, क्लियर होगी। इसके बाद का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।